हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कि संविधान क्यों है और कैसे है। नो डाउट कि बच्चों आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी अच्छे से समझ लिया था। अब बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल साइंस डेडिकेटेड है कंप्लीट, ये जो आपकी फर्स्ट बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की इन डेप्थ तरीके से हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारा का जो कोर्स होगा आपका बच्चों, आपके मिड टर्म को टारगेट कर रहा है और जो आगे चल के आपको एनुअल एग्जाम में भी हेल्प करेगा ही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, सिंपल तरीके से अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक ऑफ फॉर अ कंट्री। किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, मतलब जिसके अंदर नियम कानून लिखे होते हैं। सिंपल तरीका है। अब इसमें है क्या, देखिए, इट्स अ स्पेशल सेट ऑफ इंपॉर्टेंट लॉज दैट से हाउ द कंट्री शुड वर्क एंड हाउ द गवर्नमेंट इज सेट अप एंड व्हाट राइट टू पीपल हैव। तो आसान भाषा में बोला गया है, ये जो कंट्री के लिए रूल बुक होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि किसी भी देश का जो शासन है, जो रूल है, वो कैसे चलेगा। साथ ही साथ जो सरकार है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वो किस तरीके से सेटअप की जाएगी और वहां के लोगों को किस तरीके के जो अधिकार है यानी कि जो राइट्स है वो दिए जाएंगे। ये सारी चीजें मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। It's bit like a country's instruction manual that help keep everything fair and organized. यानी कि ये आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि टाइम टाइम पे चीजों को एक तरीके से बताना कि ये इस तरीके से है, ये उस तरीके से है। तो रूल ऐसे नहीं है कि एक बार लिख दिए वो पत्थर की लकीर हो गया, नहीं, जरूरत पड़ने पे उनमें चेंजेस भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट सोसाइटी का पार्ट होते हैं। जैसे जैसे चीजें बढ़ते रहते हैं उसके अंदर वैसा वैसा मॉडिफिकेशन भी होता रहता है। सिंपल वे में कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, उन्हें शॉर्ट तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहला है कि प्रोवाइड करवाता है इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट को शेप करने का काम करता है। साथ ही साथ एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का जिसके अंदर बेसिक रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, क्योंकि लोग अपने लीडर को चुनते हैं ताकि वो उनके ऊपर रूल कर सके, लेकिन एक लिमिट में आके। एंड साथ ही फॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर की सभी जनता को ध्यान में, मतलब जितने भी ग्रुप है सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना काफी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कहलाई जाती है ना। तो बड़ा सिंपल सा है। अगर हम बात करें कि यार वाई, कि आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है, तो देखिए इन चीजों को तो आप बाद में पढ़ेगा, मेरा एक बेसिक से एग्जांपल समझेगा। देखिए, लोगों में क्या होता है कि डिफरेंट थिंकिंग होती है ना। हर एक की सोच जो है वो एक दूसरे से अलग होती है। लोग अपनी सोच के दायरे में रह के अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। अब सवाल यहां पर है कि अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूं और कोई सेकंड पर्सन अपना ओपिनियन देता है किसी चीज को लेकर, तो सवाल यहां पर यह आता है कि किसके ओपिनियन को कंसिडर किया जाए। अगर मेरे ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा तो मे भी हो सकता है कि दूसरा वाला नाराज हो जाए कि मेरे में ऐसी क्या कमी रहेगी, और तीसरा वाला फिर नाराज हो जाए। तो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो दैट इज द रीजन हमें एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको हम एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सके। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबसे बेस्ट चीज दिखती है जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। तो देखिए, आम जने तो लेंगे नहीं क्योंकि उनके डेली वर्क इतने ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए जरूरत होती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट फ्रेम की जाती है, बनाई जाती है ताकि वो लोगों के बेसिस पर, उनके बिहाफ पर उनके लिए सही डिसीजन ले सके, क्योंकि उसका मेन काम यही होगा। तो सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, कि किस तरीके से गवर्नेंस काम करेगी। साथ ही साथ जो लोगों को राइट्स दिए जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी। चेक्स एंड बैलेंसेस जैसी चीजें, यानी कि जो पावर है वो बिल्कुल इक्वल तरीके से शेयर की जाए, उसके पर बात की जाएगी। रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि कानून के नजर में ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनको पहले फायदा हो रहा है, गरीबों को बाद में फायदा हो रहा है। मतलब सोसाइटी के अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की नजर में हर कोई समान माना जाएगा। स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज तेरा शासन, आज मेरा शासन, आज राजा का शासन, आज रानी का शासन। नहीं, शासन चलेगा, रूल चलेगा, तो जनता के द्वारा चलेगा।
है ना। और इसके अलावा लास्ट है इम्पोज लिमिटेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। चलो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कंट्री को रन करने का काम करें। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर आ गई, आपकी पावर ही एक लिमिटेशन के साथ है। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जो कोई भी गवर्नमेंट रन की जाती है तो उसको सिर्फ 5 ईयर तक का टाइम दिया जाता है, देन उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और फिर किसी दूसरे को या फिर उसी पार्टी को मौका दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही। हु कैन डिसाइड विच रूल आर द बेस्ट टू सूट फॉर अ सोसाइटी। यार ये भी सबसे बड़ी बात आती है ना कि यार ये कौन डिसाइड करेगा कि जो रूल है सोसाइटी के लिए वो सबसे बेस्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लोगों को ये चीजें दी जाएगी तो उनमें हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होगा अपने ओपिनियन को शेयर करने में। कोई ये बोलेगा कि इस जगह पे हॉस्पिटल बने, कोई बोलेगा स्कूल बनना चाहिए, कोई बोलेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। सबके डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ओपिनियन होंगे, तो ऐसे में फाइनल डिसीजन किसका लिया जाए। तो ये जो फाइनल डिसीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को दी जाती है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। इट डिसाइडेड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉ विल बी। In Indian constitution, it is specified that in most instances, parliament gets to decide law and policies and the parliament itself be organized in a particular manner. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में किसे दे रखी है, वो है पार्लियामेंट को। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी कौन बैठते हैं, लीडर ही बैठते हैं, जो कि हमारे द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसे हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर स्टेट में है तो एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनको हम एक तरीके से पावर देते हैं कि ये रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर बात करें और सोसाइटी में डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को फॉलो अप करें, है ना। अब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में रूल बनते हैं तो अपनी मनचाही तरीके से बन जाते हैं, नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी के साथ ऑपोजिशन पार्टी के भी मेंबर होते हैं। और कोई भी रूल अगर लेके आया जाता है तो उसमें हमेशा से डिबेट एंड डिस्कशन होता है, और एक कंडीशन भी होती है कि अगर कोई भी आपको लॉ पास कराना है तो उसे आपको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में पास कराना है, और फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन भी होने कंपलसरी होते हैं, तब जाके कोई देश के अंदर कानून बन पाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कोई इजी बिल्कुल नहीं होता, हमेशा से इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हर एक चीज को मतलब फाइनल डिसीजन को काफी सोच समझ के ही लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट को दे रखी है, और पार्लियामेंट में बैठने वाले जो लोग हैं वो हमारे द्वारा चुने गए हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर नेशनल लेवल पे है तो वो एमपी होगा, स्टेट लेवल पे है तो वो एमएलए कहलाया जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस की कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट फॉलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि सबसे पहली चीज है कि सेट ऑफ बेसिक रूल, कि यार देखो हर एक की ना कंडीशन रखी जाती है और हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं कि जिसको लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है सेट ऑफ बेसिक रूल्स। तो बेसिक रूल इन द सेंस, जैसे मान लीजिएगा कि आप अगर वोट देना चाहते हो तो ये एक बेसिक रूल में आ जाता है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी एज 17 साल है या 17 साल है या फिर 17.5 मान लीजिएगा, 17.5, तब भी आप वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, आपकी प्रॉपर एज 18 या 18 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है जिन्हें सोसाइटी में फॉलो अप किया जाता है, ताकि क्या है कि लोगों के बीच में एक तरीके से सही कोऑर्डिनेशन बना रहे। स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। ये चीज स्पेसिफाई की जाती है कि पावर किसे दी जाए डिसीजन लेने की सोसाइटी के अंदर। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, साथ ही साथ गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। सेट सम लिमिट्स ऑन द व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन। यहां तक कि कुछ ऐसे लिमिट्स भी लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपने सिटीजन के ऊपर क्या चीजें इंपोज कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पावर दे दी गई है सोसाइटी के अंदर अपने मन चाहे तरीके से वो लॉज बना रही है जिससे कि लोगों का इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, उस पार्टी का उस गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर भी लिमिट्स लगी होती है। दिस लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। और ये जो सारी लिमिट्स होती है वो फंडामेंटल टाइप की होती है ना, ताकि गवर्नमेंट कभी भी ट्रेस पास ना कर पाए इन चीजों को। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोच लगी अब तो हम परमानेंट तरीके से हो गए, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। अरे हटा सकते भैया, आपकी सरकार 5 साल के अंदर में भी गिर सकती है अगर आप मेजोरिटी खो देते हो तो।
साथ ही साथ इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इट मींस कि सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना है, जो एस्पिरेशंस है सोसाइटी की, यानी कि सोसाइटी करना, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एजुकेशन को ग्रो करना हो, हेल्थ सिस्टम को बेस्ट करना हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो लोगों को फायदा दे, वेलफेयर स्कीम्स हो, ये जो सारी चीजें है वो सोसाइटी में एक तरीके से गवर्नमेंट लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन यही कहलाए जाते हैं। तो ये चार है, आप अच्छे से याद रख सकते हो, समझ सकते हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में है तो ये सारे मेंशन आप आराम से कर सकते हो। होप सो कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि खास चीजें हम क्या क्या मानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो खास चीज में ये चीज आती है निकल के, पहला है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लेंथीएस्ट माना जाता है। लेंथीएस्ट इन द सेंस सबसे बहुत बड़ा है, क्योंकि इस जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, है ना, 8 शेड्यूल रखे गए थे और साथ ही साथ 22 पार्ट्स थे। 22 पार्ट्स थे, ये हमारा बेसिक था। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदर कंट्री से भी आप कह सकते हो बहुत से जो प्रोविजंस थे ना, वो लिए गए थे, जो इसी लेसन के हम आने वाले पार्ट्स में भी कवर करेंगे। जिसके अंदर आयरलैंड का भी नाम आता है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, रशिया का, सभी कंट्री का नाम आता है। और इतने सारे आर्टिकल्स है, इतने सारे स्केड्यूल है, और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लिखित में, रिटर्न में, वो इंडिया का है। देन सेकंड थिंग इज कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसके अंदर कठोरता भी है और कोमलता भी है। यानी कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो डायरेक्ट इजी तरीके से पास हो जाते हैं और बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जो कि बहुत हार्ड तरीके से पास हो पाते हैं। मतलब जो राह होती है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे ही मेंशन कर रखी है। देन थर्ड थिंग्स आती है हम इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट तरीके से, कोई मोनार्की टाइप का नहीं है कि भैया राजा बन गया और अपनी अपनी उसने अपनी कैबिनेट बना ली, नहीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है वो लोगों के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर कहलाया जाएगा वो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशरी दे रखी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पावर का यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि एक फेडरल सिस्टम है यूनिटरी फीचर्स के साथ, कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। और साथ ही साथ एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि कोई भी रिलीजन अपर लेवल का नहीं है, सबको इक्वल का स्टेटस दे रखा है और सबकी रिस्पेक्ट की गई है। तो ये सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी कहलाए जा सकते हैं। और सो कि ये बड़े सिंपल से आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखिए, आपको जरूरत पड़ती है यार अपने प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपके लिए एक चीज सजेस्ट कर लेता हूँ। आपके मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम के लिए आप सिंपली मेरे सजेशन से ये ओसवाल गुरुकुल का ना एक मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मेंशन है, हिस्ट्री का मेंशन है, इकोनॉमिक्स का है, आपके सभी सब्जेक्ट का है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, तो आप चेकआउट कर लेना। जिसके अंदर आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट के जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, मतलब जो प्रॉपर कंटेंट होता है ना एनसीईआरटी तक, यहाँ सारी चीज आपको मेंशन मिलेगी। लेटेस्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका ये वाला रिलीज हुआ था ना 23 मार्च को, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, जो आपके मिड टर्म एज वेल एज एनुअल एग्जाम में काम आएगा। आप देख सकते हो ये वाला जो है आप आराम से ले लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से अमेजोन पे दोनों पे अवेलेबल है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ना ये काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सके। एनसीईआरटी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ सोर्स के तौर पर, जैसे होता है ना एक रेफरेंस के तौर पर, आप ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो आराम से यूज कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और क्या चाहिए, इनफ है। और ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें काफी आराम से हो जाएगी। स्टैंडर्ड टाइप के आपके लिए क्वेश्चन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल है क्या, उसे देख लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, जिसके अंदर द पीपल इज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर द ओवर अचीविंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परसीज इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करती है, उसकी डिग्निफाइड लाइफ की रिस्पेक्ट करती है, जो उसके एस्पिरेशंस है, गोल्स है, उसकी फ्रीडम है, उन सभी का ख्याल रखा जाता है। दैट इज द रीजन उसको फंडामेंटल राइट सारी चीजें प्रोवाइड भी कराई जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑथोरिटेटिव कंस्ट्रेंट अपॉन व्हाट मे और व्हाट नॉट मे वी डू। It defines the fundamental value that we may not trespass. So the Constitution also gave one moral identity, and many basic political and moral value are now shared across different constitutional tradition. So that is the reason कि यहाँ पे जो fundamental identity of people की वो कुछ इस तरीके से भी हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है मोड ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, लेकिन इसका एक जो फंडामेंटल है उसे आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि दिस रेफर टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो चीज हुई थी ना वो कोई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तो इसके अंदर जो सारी चीजें आई थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। जैसे बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखे कि वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखिए क्योंकि वहां पे क्राफ्ट किया गया मिलिट्री लीडर के थ्रू, लीडर जो है वो आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री की बात करें कि इन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा क्यों सक्सेसफुल है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसे समझेंगे। तो क्या क्या जर्नी रही थी इंडिया की, किस किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, क्या क्या चीजें उसके अंदर मेंशन थी, वो सारा आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। होप सो कि यहाँ तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट को समझा है वो काफी अच्छे से आपको एटलीस्ट समझ आ चुका होगा, बट स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो अभी हमारा पार्ट वाइज सारा सेक्शन चलेगा और आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो एज वेल एज लाइव सेशन भी कंडक्ट जरूर कराऊंगा।